नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो ये लास्ट यूनिट होने वाली है, उसके बाद हमारा फैमिली लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज हिबा, द कंसेप्ट, फॉर्मेलिटीज, कैपेसिटी एंड रिवोकेबिलिटी। देन सेकंड टॉपिक आपका आता है वसीयत, कंसेप्ट एंड फॉर्मेलिटीज। देन थर्ड टॉपिक आपका आता है मर्ज उल मौत। तो बेसिकली ये मुस्लिम लॉ है प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो इसको हम डिस्कस करना है। 3 टॉपिक्स हैं, जल्दी कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज हिबा, द कंसेप्ट ऑफ हिबा, फॉर्मेलिटीज, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हिबा एंड कैपेसिटी एंड रिवोकेबिलिटी ऑफ द हिबा। हिबा इज बेसिकली गिफ्ट, ठीक है। तो हिबा को अगर हम मुस्लिम टर्म में बोले या फिर उर्दू में बोले तो उसको हिबा बोला जाता है, और अगर हम नॉर्मली बोले तो दैट इज गिफ्ट। तो हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में कुछ गिफ्ट रिलेटेड प्रोविजंस है। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बात करती है किस तरीके से गिफ्ट को दिया जाता है और गिफ्ट को एक्सेप्ट किस तरीके से किया जाता है। पर मुस्लिम लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजंस है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से बिलोंग करते हैं, तो उसको हमें डील करना है। तो अगर देखें तो हिबा इज रिकॉग्नाइज मोड ऑफ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो किस तरीके से एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर सकता है, उस कंसेप्ट को क्या बोला गया है, हिबा, ठीक है। अनलाइक मॉडर्न स्टैट्यूटरी लॉ, मुस्लिम लॉ ट्रीट्स गिफ्ट नॉट एज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बट एज रिलीजियस एंड मॉरल एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो गिफ्ट होता है उसमें डोनर होता है और डोनी होता है। जो डोनर होता है वो गिफ्ट देता है और डोनी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट ये क्या है, एक रिलीजियस एंड मॉरल एक्ट है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या है, हिबा ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन। क्यों इसकी यूनिक पोजीशन है समझ लेते हैं। इट रिक्वायर्स नो रिटर्न डॉक्यूमेंट, तो बेसिकली ओरल ट्रांसफर भी हिबा में हो जाता है। देन इट कैन बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो ऑब्वियसली गिफ्ट है तो विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। देन इट ऑपरेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, ठीक है। तो जो डोनर है उसकी लाइफ टाइम में ऑपरेट हो जाता है, इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। एंड देन इट इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ रूल्स, नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो बेसिकली अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो उसमें हिबा का कंसेप्ट नहीं है, उसमें गिफ्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ हिबा। तो डेफिनेशन पार्ट अगर देखें ऑफ द हिबा, तो डेफिनेशन सिंबल से हम खुद भी अब लिख सकते हैं कि हमें कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो हिबा इज अ वॉलंटरी एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तभी तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो जो बोला जाता है कि हिबा जो है बेसिकली हाउ टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, उसका एक मैनर डिफाइन करता है, ठीक है। दैट इज इन द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर, ठीक है। देन उसके बाद मेड विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज व्हाई हिबा इज नोन एज गिफ्ट बाय वन पर्सन दैट इज कॉल्ड डोनर टू अनदर पर्सन दैट इज कॉल्ड डोनी। मतलब जो देता है उसको डोनर बोलते हैं और जो लेता है उसको डोनी। एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी, ठीक है। तो अगर डोनी माइनर है, छोटा है, तो उस केस में उसके बिहाफ पे कोई उसे एक्सेप्ट करेगा उस गिफ्ट को, उस हिबा को। और अगर माइनर नहीं है, एडल्ट है, तो उस केस में वो खुद ही उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो क्या है, पहली बात तो ऑब्वियस है कि भाई कोई भी ट्रांसफर हो वो वॉलंटरी होनी चाहिए। मतलब जो ऑनर है, जो उसका प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसकी अपनी इच्छा से विदाउट एनी फोर्स, कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन उसके बाद मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। ऑब्वियसली हम यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गिफ्ट की बात कर रहे हैं। और गिफ्ट में अगर कंसिडरेशन आ गया तो सेल बन जाती है। देखिए जो सेल होती है वो सिंपली इतना कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विद सम कंसिडरेशन, मतलब मनी, ठीक है। और अगर गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी तो सेल हो जाएगा, पर इसमें नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ गिफ्ट, ठीक है। देन उसके बाद ओनरशिप मस्ट पास इमीडिएटली। ऑब्वियसली हिबा का मतलब क्या है, हिबा का मतलब है गिफ्ट। और गिफ्ट और विल में यही फर्क है कि विल का मतलब होता है जो कि डेथ के बाद, ऑनर की डेथ के बाद या फिर विल बनाने वाले की डेथ के बाद एग्जीक्यूट होती है। और जो हिबा है मतलब गिफ्ट है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है कि मुझे आज किसी को गिफ्ट देना है तो मैं तुरंत के तुरंत दे सकता हूं और ऑनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आओ द डोनर मस्ट डाइवर्स्ट हिमसेल्फ कंप्लीटली, ठीक है। तो जो डोनर है उसको अपनी पावर्स ऑन दैट प्रॉपर्टी, उसको अपनी पावर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा, अपनी पावर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आता है फिफ्थ एसेंशियल, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजीशन आर मैंडेटरी। तो ऑब्वियसली अगर गिफ्ट दिया जा रहा है और गिफ्ट लेने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता तो गिफ्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो यहां पर जो डोनी है उसको एक्सेप्ट करेगा, गिफ्ट को, हिबा को एक्सेप्ट करेगा, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसका पोजीशन भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉ ये देख लेना, दैट इज अब्दुल रहीम वर्सेस शेख अब्दुल जबर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मुस्लिम गिफ्ट इज कंप्लीट ओनली अपॉन डिलीवरी ऑफ द पोजीशन। तो पोजीशन देना जरूरी है, क्योंकि अगर पोजीशन नहीं दिया तो उस केस में कंप्लीट ओनरशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो इलस्ट्रेशन है, अ मुस्लिम फादर ओरली गिव्स हिज हाउस टू हिज डॉटर, हैंड्स ओवर पोजीशन एंड द डॉटर एक्सेप्ट इट्स। तो ये क्या है, बेसिकली हिबा का कंप्लीट एग्जांपल है कि हिबा किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। देन उसके बाद आगे आओ तो एसेंशियल फॉर्मेलिटीज अगर देखें तो क्या है,
तो हमें सारे डिस्कशन, सारे एसेंशियल्स को समझने के बाद ये समझ में आया कि पहला क्या एसेंशियल है, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। मतलब जो डोनर है, सपोज दैट एक पर्सन डोनर है और बी एक पर्सन डोनी है, मतलब ये इसको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसका डिक्लेरेशन जरूरी है कि ये गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है। तो डोनर मस्ट मेक अ क्लियर अनइक्विवोकल एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू गिफ्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना चाहता है, उसके लिए क्लियर और अनइक्विवोकल का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी डाउट ना रहे, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। तो ऐसा उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा अपने इंटेंशन का कि वो गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन किस तरीके से हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमने पहले समझा कि हिबा जो है वो रिटर्न होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए डिक्लेरेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न हो ही नहीं सकता, पर रिटर्न होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब डायरेक्टली बोला हुआ, और इंप्लाइड मतलब मेरे कंडक्ट से ये आप इंटरप्रेट कर पाओ कि ऐसा मेरा इंटेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉ देखें तो हुसैन बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दैट इज अ क्लियर इंटेंशन टू गिफ्ट इवन ओरली इज सफिशिएंट अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो रिटर्न हिबा है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन देखें, इफ ए सेज आई गिफ्ट दिस लैंड टू यू फ्रॉम टुडे इट इज अ वैलिड डिक्लेरेशन। तो अभी ये वैलिड डिक्लेरेशन है, अभी ये हिबा नहीं है, बिकॉज इस लैंड का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी। तो ऑब्वियसली गिफ्ट में भी यही कंसेप्ट है, हिबा में भी यही कंसेप्ट है कि देने वाला देना चाहे और लेने वाला लेना चाहे, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। या तो अगर डोनी माइनर है तो उस केस में उसके बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट करेगा, उसके गार्जियंस, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस किस तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ऑब्वियसली जब देने वाला पर्सन जो डोनर है वो जब इंप्लाइडली और एक्सप्रेसली दोनों तरीके से गिफ्ट को डिक्लेयर कर सकता है, तो सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अगर माइनर है या लुनेटिक है, जिसको हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि उनकी कंसेंट मैटर नहीं करती, उनके गार्जियन या केयर टेकर की कंसेंट जरूरी होती है, तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियन है या फिर लीगल गार्जियन है, एज पर द केस, उसको एक्सेप्ट करेगा उस गिफ्ट को, ठीक है। देन उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो जो हिबा है वो क्या होगा, वॉइड होगा, उसको वेल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये देख लो, मोहम्मद हिसाबुद्दीन वर्सेस मोहम्मद हसीरुद्दीन, दैट इज द कोर्ट हेल्ड दैट एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस रेंडर्स द गिफ्ट्स इनवैलिड, ठीक है। तो चाहे प्रॉपर्टी लॉ हो या फिर हिबा या फिर मुस्लिम लॉ बोलूं, तो उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज ऑलवेज नेसेसरी। देन फिर इलस्ट्रेशन देख लेना, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो यहां पर आती है थर्ड एसेंशियल कंडीशन, दैट इज गिफ्ट का डिक्लेरेशन हो गया, गिफ्ट का एक्सेप्टेंस हो गया, अब जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है उसको पोजेशन दो, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज मोस्ट क्रूशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड हिबा, बिकॉज ये अगर नहीं हुआ तो फिर वैलिड हिबा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइप्स अगर देखें तो एक्चुअल पोजीशन मतलब फिजिकल कंट्रोल आपने दे दिया सामने वाले व्यक्ति को। देन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो जब एक्चुअल डिलीवरी देना पॉसिबल ना हो, सपोज दैट एक फ्लैट है जो रेंट पे उठा हुआ है, अब वहां पे कोई लोग रह रहे हैं, अब उसको कोई पर्सन गिफ्ट देना चाहे, मतलब उसका जो ऑनर है वो दूसरे व्यक्ति को उसको गिफ्ट देना चाहे, तो उस केस में क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दे सकता है कि भाई आपसे आप इस फ्लैट का रेंट आप कलेक्ट करोगे, मेरा अधिकार सब कुछ खत्म हो गया। तो यहां पे क्या है, यहां पर एक्चुअल पोजीशन तो उनके पास है जो कि टेनेंट है, ठीक है, टेनेंट के पास है, पर जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है वो किसके पास आ जाएगा, वो उस पर्सन के पास आ जाएगा जो कि डोनी है, मतलब जिसको गिफ्ट मिला है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये केस लॉ देख लो, ठीक है। देन तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, हेल्ड दैट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज एसेंशियल टू कंप्लीट अ मुस्लिम गिफ्ट, ठीक है। देन उसके बाद एक्सेप्शंस अगर देखें कि कब जो है पोजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डोनर एंड डोनी जो है दोनों एक साथ रहते हैं। देन उसके बाद गिफ्ट इज फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ और वाइस वर्सा, मतलब वाइफ टू हस्बैंड। देन गिफ्ट बाय फादर टू माइनर चाइल्ड, तो उस केस में जो पोजेशन है वो पर्टिकुलरली पोजेशन देना रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑलरेडी उनके पास होता ही है, मतलब यहाँ पे जॉइंट पोजीशन काइंड ऑफ चीज है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो इलस्ट्रेशन देखें, अ फादर गिफ्ट अ हाउस टू हिज माइनर सन लिविंग विद हिम, नो फिजिकल डिलीवरी नीडेड। यहां पर ना ही फिजिकल डिलीवरी नीडेड है, और अगर फादर अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहता है तो यहां पर एक्सेप्टेंस भी कौन करेगा, सिंस फादर इज द नेचुरल गार्जियन, तो एक्सेप्टेंस भी फादर ही करेगा, ठीक है। देन उसके कैपेसिटी टू मेक हिबा, मतलब हिबा कौन कर सकता है, यानी कि गिफ्ट कौन दे सकता है। तो ऑब्वियस है कि कुछ चीजें कंडीशंस जरूरी होती हैं टू परफॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, सिंस ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो हिबा करने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, मुस्लिम होगा। देन हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। देन साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब अपने डिसीजंस खुद ले सके वॉलंटरली,
देन बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो उसके मालिक तो आपको होना पड़ेगा ना। देन उसके बाद एक्ट वॉलंटरली विदाउट कोर्जन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो जो उसकी कंसेंट है या फिर जो उसकी डिक्लेरेशन है ऑफ द हिबा वो उसकी मर्जी से वॉलंटरली होनी चाहिए, फ्री विल से होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो आता है क्या, ये केस लॉ अमीना बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम, तो इसको देख लेते हैं। अ गिफ्ट मेड अंडर कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस इज वॉइड, ऑब्वियस है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है। देन उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द डोनी अगर देखें तो डोनी कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक, कैसा भी हो सकता है। तो माइनर हो सकता है, ल्यूनेटिक हो सकता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन हो सकता है जैसे मॉस्क, वक्फ, ट्रस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, कंपनी वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो डोनी कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे देखते हैं, क्योंकि माइनर के केस में या फिर लुनेटिक के केस में या फिर ट्रस्ट वगैरह के केस में क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो है उसका लीगल गार्जियन करता है, यानी कि ट्रस्ट में केस में ट्रस्टीज और माइनर और लुनेटिक के केस में उसका नेचुरल गार्जियन या फिर लीगल गार्जियन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द हिबा, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो हिबा के अंदर वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। देन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सके। देन बी ओन्ड बाय द डोनर, ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। देन बी स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल, ठीक है। तो बेसिकली स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, सिंस उसका पोजीशन ट्रांसफर होना है तो उसको आइडेंटिफाई करो और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए बी सी, मान लो एक पर्सन है जेड, उसके ये 3 मकान है, 3 घर हैं उसके, ठीक है। अब वो हिबा करना चाहे, बोले इसमें से एक घर मैं देना चाहता हूं अपने बच्चे एक्स को, ठीक है, इसको मैं देना चाहता हूं। अब यहां पे क्योंकि घर आइडेंटिफाइबल नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा है, प्लस स्पेसिफिक नहीं पता कि ए वाला या बी या सी कौन सा घर है, तो ये हिबा क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ये कैसा होता है, महबूब शाह वर्सेस शाहिद इस्माइल, दैट इज द गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन इज वैलिड ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द पोजीशन। तो अगर कोई ऐसा शेयर है जो कि अभी तक अनडिवाइडेड है पर उस प्रॉपर्टी में है जो कि डिवीजन की कैपेबल है, तो उसका जो हिबा है, मतलब उसका जो गिफ्ट है वो कब कंप्लीट होगा, जब डिलीवरी ऑफ द पोजीशन हो जाए, डिलीवरी ऑफ द शेयर, जो भी शेयर है वो जिसकी जब डिलीवरी हो जाएगी तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। देन उसके बाद आ जाओ रिवोकेबिलिटी ऑफ द हिबा। तो एक टाइम ऐसा था जब बहुत प्रेम जागा तो आपने गिफ्ट देने की बात करी और फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हो गया कि भाई अब आप चाहते हो कि आप उससे वापस ले लो चीज, ठीक है। जनरल रूल अगर देखें तो हिबा जो है वो रिवोकेबल है अगर कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है। तो अब देखें रिवोकेशन कैसे होती है, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे डिस्कशन हो रहा है कि अभी आपने पोजीशन नहीं दिया, सिर्फ आपने डिक्लेरेशन दिया है और उस डिक्लेरेशन का एक्सेप्टेंस हुआ है, ठीक है। तो ऑलवेज परमिटेड है, गिफ्ट इज इनकम्प्लीट, तो ऑब्वियसली अगर आप पोजीशन ही ना दो तो गिफ्ट को इनकम्प्लीट माना जाएगा। डोनर कैन रिवोक एट एनी टाइम, तो डिलीवरी से पहले आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हो। देन उसका रिवोकेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन अगर देखें तो रिवोकेशन इज अलाउड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द डोनी और बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो 2 चीजें इसमें जरूरी है कि अगर डिलीवरी हो गई है ऑफ द पोजीशन तो उस केस में 2 ही कंडीशंस है, या तो डोनी खुद बोल दे कि भैया मुझे नहीं चाहिए, या फिर कोर्ट बोल दे कि भाई आप वापस ले सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली डिलीवरी मत दो, तो वो वैसे भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आओ गिफ्ट विच कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये हो गई कुछ जनरल बातें, अब स्पेसिफिक बातें करते हैं कि कौन से गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल नहीं है। तो सबसे पहला गिफ्ट बाय हस्बैंड टू वाइफ और वाइस वर्सा। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट दिया तो वो रिवोक नहीं किया जा सकता। गिफ्ट टू अ ब्लड रिलेटिव विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज, ठीक है। तो अगर ब्लड रिलेटिव है और प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर है तो उस केस में वो गिफ्ट वापस नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद गिफ्ट टू अ माइनर आफ्टर पोजेशन। तो अगर माइनर बच्चे को गिफ्ट कर दिया और पोजेशन भी दे दिया तो उस केस में वो रिवोकेबल नहीं है, सिंस बेनिफिट ऑफ द माइनर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ द इंडियन लॉ, ठीक है। देन उसके बाद गिफ्ट वेयर डोनी हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। तो जब डोनी ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी, सपोज दैट ए ने बी को गिफ्ट दिया था, ठीक है, और जब तक वो रिवोक करता बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब यहां मालिक कौन हो गया, सी। तो ए और सी का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन बना ही नहीं, ना डोनर डोनी का ना कुछ भी, तो उस केस में ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ये रिवोकेबल नहीं है। देन उसके बाद गिफ्ट ऑफ सदाक, दैट इज चैरिटेबल गिफ्ट। तो अगर चैरिटी के लिए आपने गिफ्ट कराया तो चैरिटी आप वापस नहीं कर सकते। देन गिफ्ट वेयर डोनर और डोनी हैड डाइड, ठीक है। तो अगर डोनर या डोनी में से कोई भी एक व्यक्ति की भी डेथ हो गई है तो उस केस में डेथ के बाद रिवोक नहीं किया जा सकता। उसके बाद इलस्ट्रेशन देख लेना, सिंपल सा है। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हिबा एंड विल। तो बेसिकली अब ये डिफरेंस देख लो, बहुत जरूरी है और एग्जाम में आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो। तो यहां पर देखो, तो हिबा मतलब क्या है गिफ्ट और विल मतलब क्या है आफ्टर द डेथ आपकी इच्छा को पूरा किया जाए, ठीक है।
तो ऑपरेशन अगर देखें तो ये लाइफ टाइम का ऑपरेशन है और ये आफ्टर डेथ का ऑपरेशन है। कंसेंट अगर देखें तो इमीडिएट है और ये डेफर्ड है, मतलब बाद की है, मतलब विल एग्जीक्यूट बाद में होती है। देन उसके लिमिटेड अगर देखें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर इसमें लिमिटेड टू 1/3 है, मतलब एक मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो विल का अलाउड है वो सिर्फ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी अलाउड है। देन उसका रेवोकेशन अगर देखें तो इसमें अलाउड है और इसमें फ्रीली इरिवोकेबल है, ठीक है। देन उसके बाद डिलीवरी अगर देखें तो मैंडेटरी है इसमें, बिकॉज पोजीशन देना जरूरी है, और इसमें रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज डेथ के बाद एग्जीक्यूट होती है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो हिबा की स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहला ये सिंपल है और फ्लेक्सिबल है, ऑब्वियसली गिफ्ट देना, क्योंकि रिटन फॉर्म में भी नहीं देना है, ओरली देना है, तो बहुत सिंपल है और फ्लेक्सिबल भी है। देन नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, सिंस रिटर्न रिक्वायरमेंट है नहीं। देन प्रोटेक्ट्स फैमिली अरेंजमेंट्स, तो फैमिली अरेंजमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, डिस्प्यूट्स कम आते हैं। देन उसके लिमिटेशंस अगर देखें, ससेप्टेबल टू मिसयूज है, तो ऑब्वियसली जब किसी एक बच्चे के प्रति प्रेम ज्यादा होगा तो उसको आप गिफ्ट करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। देन उसके बाद एविडेंशियल डिफिकल्टीज है, सिंस रिटर्न होता नहीं है तो मैक्सिमम चीजें ओरल जो है मैनिपुलेट हो जाती हैं। देन फ्रीक्वेंट लिटिगेशन होती है, सिंस बाकी लोग अपने राइट को छोड़ने को तैयार नहीं होते। देन उसके बाद आओ तो ये कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो कंक्लूजन है यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पर हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। विद दिस कंक्लूजन फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वसीयत, विल अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो बेसिकली विल जनरली तो सबको ही पता होता है कि विल इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इनेक्टेड और इन्फोर्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द मेकर। तो जो विल बनाता है उसकी डेथ के बाद उस विल को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उससे पहले नहीं कराया जा सकता। प्लस डेथ से पहले वो विल को कितनी बार भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, इनेबलिंग मुस्लिम टू डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। तो ऑब्वियसली आफ्टर डेथ ही हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, विल जो एग्जीक्यूट होती है आफ्टर डेथ ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ओनली अपॉन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, ऑब्वियसली क्लियर है। देन मुस्लिम लॉ प्लेसेस स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस ऑन टेस्टामेंटरी पावर टू प्रोटेक्ट कुरानिक स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली जो कुरानिक स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब जो कुरान में प्रोवाइडेड स्कीम है किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो विल है उस पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस है, जो मैंने बताया कि 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। देन उसका कंसेप्ट अगर देखें तो क्या है, वसीयत इज द डिक्लेरेशन बाय द मुस्लिम of intention to dispose of his property after his death in favor of one or more persons in accordance with the Muslim law, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन किस तरीके से जो टेस्टेटर की प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से डिवाइड होगी, वो चीज की डिक्लेरेशन करता है विल, उसके इंटेंशन को, ठीक है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो आफ्टर डेथ ऑपरेट होती है, कैन बी मेड ओरली और राइटिंग, ऑब्वियसली हिबा की तरह ये दोनों ही, मतलब हिबा में भी जैसे रिटर्न होना जरूरी नहीं है, सिमिलरली विल में भी ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। प्लस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर राइटिंग में हो तब भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में और डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए मैंडेटरी चीजें बताती है, तो उसमें विल नहीं लिखी हुई। देन इज सब्जेक्ट टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है विल के ऊपर। देन इज सबऑर्डिनेट टू मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो विल को हमेशा सुपरसीड करेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें तो आ जाओ मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी, दैट इज द प्रिवी काउंसिल डिफाइंड वसीयत एज अ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर सब्जेक्ट टू मुस्लिम लॉ लिमिटेशंस, ठीक है। तो जो विल है या वसीयत है वो बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर इफेक्ट होगी, इन इफेक्ट आएगी, पर सब्जेक्ट किसके होगी, जो मुस्लिम लॉ ने लिमिटेशंस इंपोज करी है उसके सब्जेक्ट पे होगी। देन अगर लीगल बेसिस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला वसीयत कहां से आया, होली कुरान से आया, हदीस से आया और इजमा से आया, ठीक है। तो बेसिकली कुरान परमिट्स टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन बट रिस्ट्रिक्ट्स इट टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू heirs। तो बेसिकली अलाउड है वसीयत, पर इस तरीके से अलाउड नहीं है कि वो जो लीगल heirs है एज पर द कुरान उन पे इनजस्टिस हो जाए, उन पे अधर्म हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो हु कैन मेक अ वसीयत देखें अगर, तो सबसे पहला मुस्लिम होना जरूरी है, सिंस इट इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद हैव अटेन्ड द मेजॉरिटी, ऑब्वियसली तभी अपने डिसीजंस को ले सकता है। एंड देन साउंड माइंड एंड वॉलंटरली, तो बेसिकली ये वही कंडीशंस हैं जो हमने हिबा में पढ़ी थी, तो लगभग वही कंडीशंस को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि भाई मुस्लिम होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एज वेल एज अपने डिसीजंस को वॉलंटरली ले रहा हो विदाउट एनी फोर्स, कोरिजन और अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन ऑल्सो द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी विल बना पाएगा। देन उसके बाद केस लॉ है, सेम वही हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है, द इलस्ट्रेशन है ऑफ मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड bequeaths पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी व्हाइल टर्मिनली इल वैलिड अनलेस कोर्जन इज प्रूव्ड, ठीक है। तो जब तक कोर्जन या फिर फोर्स या फिर अंडर इन्फ्लुएंस प्रूफ ना हो जाए तब तक वो विल वैलिड मानी जाएगी। अब सब्जेक्ट मैटर देखें तो क्या होना चाहिए वसीयत का, एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी विल में बनाई जा रही है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, वही सेम हिबा वाली कंडीशंस है।
देन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, एज वेल एज ओन्ड बाय द टेस्टेटर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी वही हिबा वाली कंडीशंस है, बस डिफरेंस कितना है कि विल आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर एग्जीक्यूट होती है। देन आगे चलते हैं। तो अब हु कैन बी अ लेगेटी, बेसिकली जो हिबा में कंसेप्ट ऑफ डोनी है, पर वसीयत में क्या होगा ये देख लेते हैं। तो वसीयत में भी मेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। तो वसीयत में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए फेवर में विल करी जा सकती है, ज्यूरिस्टिक पर्सन के फेवर में करी जा सकती है, एज वेल एज माइनर और लुनेटिक के फेवर में भी करी जा सकती है। और एक्सेप्टेंस जो है वो आफ्टर डेथ भी हो सकती है, या फिर जनरली कहूं तो आफ्टर डेथ ही होती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो फॉर्मेलिटीज अगर देखें तो क्या है, अनलाइक स्टैट्यूटरी विल्स मुस्लिम लॉ प्रिस्क्राइब्स सिंपल बट एसेंशियल फॉर्मेलिटीज। तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, तो सबसे पहले वही जो हिबा में थी, डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन। तो हिबा में क्या था, इंस्टेंट पोजीशन ट्रांसफर, इंस्टेंट ओनरशिप राइट ट्रांसफर, पर इसमें क्या है कि विल का इंटेंशन कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं मेरी डेथ के बाद ऐसा ऐसा हो, ठीक है। तो बेसिकली डिक्लेरेशन जो है वो ओरल हो सकती है और रिटर्न हो सकती है। नो स्पेसिफिक फॉर्म और लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ द फॉर्म और लैंग्वेज, वो रिटर्न भी हो सकती है, वो ओरल भी हो सकती है। देन उसके बाद आगे आओ तो मोहम्मद यूसुफ वर्सेस मोहम्मद यूसुफ, दिस इज अ केस एन ओरल विल प्रूव्ड बाय रिलायबल विटनेसेस इज वैलिड। तो अगर ओरल विल है और उस पे विटनेसेस के थ्रू उसको प्रूव कर दिया जाए तो क्या है, वो वैलिड विल मान ली जाती है। देन उसके बाद आगे आओ तो आता है क्या, एक्सेप्टेंस बाय द लीगेटी। तो बेसिकली जिसके फेवर में विल बनाई गई है उसको एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस जो है जरूरी है एंड मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड है एंड कैन बी गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ऑब्वियसली मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि बंदे ने किसके नाम पे विल बनाई है वो डिस्क्लोज नहीं करता है। तो जनरली जो एक्सेप्टेंस होता है ऑफ द लीगेटी वो हमेशा आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर ही होता है, ठीक है। देन और अगर लीगेटी की डेथ हो जाए बिफोर द एक्सेप्टेंस तो उसके इसमें विल जो है वो लैप्स कर जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो प्रूफ ऑफ वसीयत देखें तो वसीयत में भी प्रूव्ड बाय कैसे हो सकती है, डायरेक्ट एविडेंस, रिलायबल विटनेस, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो बेसिकली कहूं तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस और डायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू हो सकती है, प्लस विटनेसेस के थ्रू जो कि जानते हो कि ऐसे विल एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, पर अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल हो जाए तो बेटर रहती है बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रूविंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द विल, ठीक है। या फिर कहूं तो इट हेल्प्स इन प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ द विल, ठीक है। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेस्टामेंटरी पावर। तो बेसिकली देखिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1/3 रूल है। 1/3 मतलब अ मुस्लिम कैन बीक्वेथ ओनली अप टू 1/3 ऑफ हिज एस्टेट। तो 1/3 ऑफ द एस्टेट के अलावा से ज्यादा नहीं कर सकता। तो मान लो 3 घर है, सिर्फ एक घर को विल में दिया जा सकता है, ठीक है। तो एनी एक्सेस रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द heirs आफ्टर डेथ, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा का विल करा हुआ है तो उसके इसमें जो heirs हैं, जो कुरान के हिसाब से जो heirs ऑफ द पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। देन उसके बाद अब्दुल मन्नान खान वर्सेस मिर्तुजा खान, दैट इज अ विल एक्सीडिंग 1/3 इज इनवैलिड विदाउट heirs कंसेंट। तो अगर heirs की कंसेंट नहीं है तो उसके इसमें जो विल है वो इनवैलिड हो जाएगी अगर वो 1/3 प्रिंसिपल से एक्सीड कर रही है तो। इलस्ट्रेशन अगर देखें तो स्टेट अगर 9 लाख रुपीस का है तो मैक्सिमम कितने लाख की विल हो सकती है, 3 लाख रुपए की विल हो सकती है। बाकी जो 6 लाख बचा वो heirs में जाएगा, वो सक्सेशन में जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब इसको देख लेते हैं। अ वसीयत कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ अ लीगल हेयर अनलेस ऑल अदर हेयर कंसेंट आफ्टर डेथ, ठीक है। तो लीगल हेयर जो है जिसको ऑलरेडी डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो उसके फेवर में नहीं बनाई जा सकती। अगर बनाई है तो उस केस में अदर हेयर्स जो बचे जिनकी फेवर में नहीं है उनकी कंसेंट जरूरी होगी। देन उसके बाद आगे चलें तो कंसेंट बिफोर डेथ इज इनवैलिड। तो अगर डेथ से पहले ही कंसेंट ले ली वो बिल बनाने के लिए तब वो कंसेंट इनवैलिड हो जाएगी। आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो ये केस आ जाता है दैट इज कंसेंट ऑफ heirs मस्ट बी फ्री एंड पोस्ट डेथ। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए विदाउट फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस और कोर्जन, और साथ ही साथ पोस्ट द डेथ ऑफ द टेस्टेटर होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है रिवोकेशन ऑफ द वसीयत। तो किस तरीके से रिवोक कर सकते हैं, तो सबसे पहला एक्सप्रेस रिवोकेशन, ऑब्वियसली बोल के जो आपने बिल बनाई वैसे ही बोल के आपने उसको रिवोक कर दिया, या फिर रिटर्न में बिल बनाई और रिटर्न में ही उसे रिवोक कर दिया। देन इंप्लाइड रिवोकेशन दैट इज रिजेक्शन ऑफ द विल, एक कागज पे लिखा था वो फाड़ दिया, ठीक है। देन उसके बाद सब्सिक्वेंट इनकंसिस्टेंट विल। तो अगर आपने एक विल बनाई, सपोज दैट ए के रिलेटिव हैं बी, सी और डी, तो ए ने पहले विल बना दी एक रिलेटिव के नाम पे, बी के नाम पे, और सी और डी को कुछ भी नहीं दिया। देन उस केस में अब मान लो कि उसको ये विल को रिवोक करना है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, एक विल बना सकता है सी के नाम पे। तो जो बाद वाली विल है उसको फाइनल मान लिया जाएगा और पहले वाली विल को इनकंसिस्टेंट मान लिया जाएगा। देन उसके बाद
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो विल बना दिया, विल बनाने के बाद उस प्रॉपर्टी का हिबा कर दिया, उसको लाइफ टाइम में ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर कर दिया तो फिर प्रॉपर्टी तो बची नहीं, तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हुई नहीं, और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई तो उस केस में विल कैसे बन जाएगी। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, लैप्स ऑफ वसीयत। किस तरीके से वसीयत को लैप्स कराया जा सकता है। सबसे पहले लीगेटी डाइज बिफोर द टेस्टेटर, तो जिसके नाम पे विल बनाई थी उसकी डेथ टेस्टेटर जिसने विल बनाई उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, देन प्रॉपर्टी पेरिशेस, प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो चुकी है, पेरिशेबल गुड था तो वो खराब हो चुका है। देन विल इज रिवोक्ड, अगर विल जो है रिवोक्ड हो गई है तो वो भी उसको लैप्स ऑफ वसीयत माना जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब बेसिकली ये डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन वसीयत एंड हिबा, तो ये हम डिफरेंस कर ही चुके हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो आता है क्या, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो मेरिट्स अगर देखें ऑफ द विल, बैलेंसेस फ्रीडम एंड फैमिली राइट्स। तो ऑब्वियसली एक पर्सन के अपने अधिकार एज वेल एज परिवार के अधिकार को बैलेंस करता है, सिंस परिवार के अधिकार को वो वायलेट नहीं होने देता बिकॉज कुरानिक रेस्ट्रिक्शंस है। देन प्रोटेक्ट कुरानिक एयर्स, तो इस तरीके से जो कुरानिक एयर्स हैं जिनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन वो उसको मिलती है। एंड फ्लेक्सिबल एंड सिंपल है विल का कंसेप्ट भी, बिकॉज इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एज वेल एज ओरल एंड रिटन दोनों फॉर्म में हो सकती है। देन लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, स्टेट रेस्ट्रिक्शंस है, तो पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स ऑन प्रूफ, तो ऑब्वियसली ओरल और रिटन दोनों ही अलाउड है, तो उस पर डिस्प्यूट होते हैं बिकॉज प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा भी लोग जाने नहीं देना चाहते। एज वेल एज नो कोडिफाइड स्टैट्यूट, तो कोई कोडिफाइड स्टैट्यूट नहीं है, तो एक पॉइंट ऑफ डिबेट हमेशा बना रहता है। देन उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, तो ये कंक्लूजन आप जो है एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, और इसी के साथ हमारे टॉपिक ओवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मर्ज उल मौत अंडर मुस्लिम लॉ। तो बेसिकली मर्ज उल मौत का डिफरेंस, मर्ज उल मौत का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि भाई मर्ज का मतलब क्या है, मरीज, मरीज का मतलब क्या है, कोई बीमारी, बीमारी और उसको ऐसी बीमारी जो कि उसकी लाइफ को खत्म कर देगी एक टाइम पे। तो बेसिकली इसको यही कहा गया है इलनेस ऑफ डेथ। तो मर्ज उल मौत का मतलब यही है कि ऐसी बीमारी जो उसको डेथ तक लेके जाए। ठीक है, देन उसके बाद अप्लाइज टू गिफ्ट और डिस्पोजिशंस मुस्लिम ड्यूरिंग डेथ बेड इलनेस। तो इसमें क्या है, मर्द उल मौत के केसेस में जो डेथ बेड पे मुस्लिम्स है उनके पास अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का ये तरीका है। ठीक है, तो क्या तरीका है, तो लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ heirs एंड प्रिवेंट अ डाइंग पर्सन फ्रॉम डिफीटिंग द कुरानिक स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू लास्ट मिनट ट्रांसफर। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऐसा बना हुआ है कि जो डाइंग विटनेस है या फिर डाइंग पर्सन है वो इस तरीके से ना करके चला जाए कि जो कुरानिक heirs है उनके साथ इनजस्टिस हो जाए, या फिर जो उसके फैमिली है उसके साथ कोई इंजस्टिस हो सके। ठीक है, तो मीनिंग अगर देखें तो क्या है, मर्ज उल मौत बेसिकली क्या है, डिजीज और कंडीशन विच क्रिएट्स अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट। तो जो पर्सन उससे सफर कर रहा है उसके माइंड में एक एप्रीहेंशन आ जाता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, कि भाई अब उसकी डेथ हो जाएगी, देन रिजल्ट इन डेथ, और डेथ हो जाए। देन उसके बाद इनकैपेसिटेटेड द पर्सन फ्रॉम नॉर्मल परस्यूट्स ऑफ लाइफ। तो वो जो बीमारी है उसने क्या करा है, एक पर्सन को इनकैपेसिटेट कर दिया, मतलब वो पर्सन जो है इनकैपेबल हो गया है, किस सेंस में, अपने डेली परस्यूट्स करने में, मतलब अपने डेली दैनिक क्रियाएं करने के लिए। देन आगे चलते हैं, गिफ्ट्स मेड ड्यूरिंग सच इलनेस आर ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी हिबा बट एज टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशंस। तो उसको इस टाइम पे जनरली जो गिफ्ट्स होते हैं उसको हिबा नहीं माना जाता बल्कि कुछ टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशंस माना जाता है। कैसे, अब जुडिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं, नाबी खान वर्सेस शारिफान, दैट इज इट वाज हेल्ड दैट मर्ज उल मौत इज एन इलनेस व्हिच इंक्लूड्स एप्रीहेंशन ऑफ डेथ एंड एक्चुअली एंड्स इन डेथ। ठीक है, तो एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ है प्लस एक्चुअल डेथ भी है। ठीक है, देन उसका एसेंशियल्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला 3 एलिमेंट्स हैं एसेंशियल्स जो कि मर्ज उल मौत के लिए फुलफिल होने जरूरी है। क्या है ये देख लेते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ, जो कि क्या है, रियल एंड इमीडिएट फियर ऑफ डेथ होना चाहिए ड्यू टू इलनेस। देन इनकैपेसिटी टू कैरी ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, तो जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती है एक पर्सन की, उसको करने में एक पर्सन अगर इनकैपेबल हो गया है तो उस केस में भी। ठीक है, जैसे अटेंडिंग बिजनेस, मूविंग फ्रीली, परफॉर्मिंग नॉर्मल डेली एक्टिविटीज, तो इन सब में अगर बंदा परेशान हो चुका, नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम मानते हैं मर्ज उल मौत। देन उसके बाद डेथ मस्ट बी रिजल्ट फ्रॉम दैट इलनेस। ठीक है, तो उस इलनेस का रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डेथ होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, इफ द पर्सन रिकवर्स द ट्रांजैक्शन लूजेस इट्स मर्ज उल मौत कैरेक्टर। तो अगर पर्सन उस बीमारी से रिकवर कर जाए तो जो मर्ज उल मौत का जो कैरेक्टर है उस ट्रांजैक्शन का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चीट करने का प्रोस्पेक्ट बहुत कम है, कि जैसे कोई बीमारी, मान लो जुकाम बुखार हुआ, अब उसको लोग निमोनिया बना के मर्ज उल मौत कर दे, और लास्ट में अगर वो रिकवर कर गए उस बीमारी से तो उसको मर्ज उल मौत का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद प्रीवी काउंसिल का केस है, देख लेना, दैट इज एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रॉक्सिमेट नॉट रिमोट। ठीक है, तो बेसिकली रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, और प्रॉक्सिमेट मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई उस डेथ से, उस बीमारी से डेथ हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे आए तो लीगल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें तो क्या है, सबसे पहला गिफ्ट मेड ड्यूरिंग मर्ज उल मौत आर ट्रीटेड एज ऑन द सेम फुटिंग एज वसीयत। तो इसको जनरली वसीयत की फुटिंग पे ही रखा गया है, मतलब एज इन कि आप वसीयत कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद हेंस दे आर सब्जेक्ट टू टेस्टामेंटरी रिस्ट्रिक्शंस, तो टेस्टामेंटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं,
तो आगे चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। तो अब क्योंकि मर्जुल मौत की गिफ्ट भी वसीयत की तरह है तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी 1/3 वाली लगेगी, तो मर्जुल मौत में भी 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। देन उसके बाद उससे ज्यादा जो है अगर एक्सेस में करना चाहते हो तो रिक्वायर कंसेंट ऑफ द हेयर आफ्टर डेथ, सेम वसीयत वाला रूल है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो एक केस लॉ है, दैट इज इट वाज हेल्ड दैट द डेथ बेड गिफ्ट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द एस्टेट इज इनवैलिड विदाउट हेयर्स कंसेंट। तो सेम वही वसीयत वाला कंसेप्ट है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन अगर देखें तो वही सेम इलस्ट्रेशन, तो 9 लाख की प्रॉपर्टी थी मान लो, तो अगर आपने मर्जुल मौत के वक्त 5 लाख की गिफ्ट कर दिया तो बचे कितने 4 लाख, तो ऑब्वियसली 1/3 से ज्यादा एक्सीड कर गया तो उस केस में अप टू 3 लाख जो है वो गिफ्ट किया जाएगा, बाकी 2 लाख वापस एयर्स के पास आ जाएंगे। देन उसके बाद गिफ्ट टू लीगल एयर, तो अगर मर्जुल मौत में लीगल एयर को गिफ्ट करो तो वो इनवैलिड माना जाएगा अनलेस ऑल अदर एयर कंसेंट आफ्टर द डोनर्स डेथ। तो जो सिमिलर वसीयत वाले रूल्स है कि वसीयत जो है लीगल एयर्स के लिए नहीं कर सकते, अगर लीगल एयर्स जो है आफ्टर डेथ ऑफ द टेस्टेटर उसको परमिट करे तो अलाउड हो जाता है। सिमिलरली मर्जुल मौत में भी सेम है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आ जाता है हुसैन बेगम वर्सेस मोहम्मद मेहंदी, दैट इज कंसेंट ऑफ एयर्स मस्ट बी फ्री एंड पोस्ट डेथ। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन अगर देखें, अ डाइंग मुस्लिम गिफ्ट प्रॉपर्टी टू हिज सन इनवैलिड अनलेस अदर एयर्स कंसेंट आफ्टर डेथ। तो जब तक अदर एयर्स जो है उसकी डेथ के बाद उसको कंसेंट नहीं करते कि हाँ भाई जो उसने करा ठीक किया, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी ले लेने दो बच्चे को, तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो इनवैलिड माना जाएगा, बिकॉज वो चीज अलाउड नहीं है, एयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। देन उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन अगर देखें तो जनरली डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी एज इन हिबा। तो हिबा में जिस तरीके से डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो नेसेसरी है वैसे ही इसमें भी है, पर ये वसीयत से थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, बिकॉज वसीयत में जब तक पर्सन जिंदा रहता है तब तक तो डिलीवरी होती नहीं है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन डेथ के बाद होती है, ठीक है। देन उसके बाद इवन आफ्टर डिलीवरी गिफ्ट इज ट्रीटेड एज टेस्टामेंट्री, तो गिफ्ट को टेस्टामेंट्री माना जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वसीयत स्टिल अप्लाई, ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस वसीयत पे लगती हैं वो भी अप्लाई करेंगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो अब्दुल रहीम वर्सेस एसके अब्दुल जबर, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन अलोन डज नॉट वैलिडेट अ डेथ बेड गिफ्ट एक्सीडिंग लीगल लिमिट्स। तो अगर लीगल लिमिट्स कुछ लगी हुई हैं तो उसको एक्सीड करने के लिए सिर्फ आपने अगर डिलीवरी ऑफ द पोजेशन कर दिया है तो वो चीज अप्लाई नहीं करेगी, मतलब जो उसकी लीगल लिमिट्स है उसको एक्सीड करने का ये तरीका नहीं है कि आपने जो डिलीवरी ऑफ द पोजेशन है वो कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस अगर देखें, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है समझने के लिए, तीनों चीजों का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज हिबा वसीयत एंड मर्जुल मौत का। तो सबसे पहले टाइम ऑफ ऑपरेशन अगर देखें तो हिबा का ड्यूरिंग लाइफ टाइम है, वसीयत का आफ्टर डेथ है, और ड्यूरिंग डेथ बेड है मर्जुल मौत का, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। देन लिमिट अगर देखें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें 1/3 की लिमिट है, इसमें 1/3 की लिमिट है। देन उसका डिलीवरी अगर देखें तो डिलीवरी हिबा में मैंडेटरी होती है, वसीयत में नॉट रिक्वायर्ड है, और इसमें क्या बोलते हैं आपका मर्जुल मौत में रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन उसके बाद गिफ्ट टू एयर अगर देखें तो गिफ्ट एयर को किया जा सकता है, हिबा किया जा सकता है, अलाउड है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है एज वेल एज इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब वसीयत और मर्जुल मौत में दोनों में कंसेंट ऑफ द लीगल एयर्स चाहिए, ठीक है। देन और वो कंसेंट कब होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। देन आगे चलते हैं, नेचर अगर देखें तो इंटरव्यूअर्स है, टेस्टामेंट्री है और क्वाज़ी टेस्टामेंट्री है, मतलब इंसान के रहते ही ये चीज हो जाती है। वसीयत टेस्टामेंट्री है मतलब इंसान की डेथ के बाद। मर्जुल मौत में देखें तो क्वाज़ी टेस्टामेंट्री है कि मतलब काइंड ऑफ वसीयत है पर एग्जीक्यूशन सामने होता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग मर्जुल मौत लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द गिफ्ट। तो जो पर्सन उस गिफ्ट को चैलेंज कर रहा है कि मर्जुल मौत नहीं था, उस पर्सन पे वो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो कोर्ट जो है क्या क्या कंसीडर करता है इन केसेस में, देख लो, मेडिकल एविडेंसेस, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कंडक्ट ऑफ द डोनर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डेथ। तो बेसिकली तीनों चारों चीजें जो मर्जुल मौत के एसेंशियल्स हैं वो सारी चीजें कोर्ट जो है एग्जामिन करता है। देन उसके बाद आगे आओ, व्हेन मर्जुल मौत डज नॉट अप्लाई, तो कब अप्लाई नहीं होता ये देख लेते हैं। सबसे पहला कि इलनेस की वजह से डेथ नहीं हुई, डेथ तो हुई पर इलनेस की वजह से नहीं हुई, जिसकी वजह से आप मर्जुल मौत कह रहे थे, उस इलनेस की वजह से डेथ नहीं हुई। देन डोनर रिकवर्स एंड लिव्स नॉर्मली, तो डोनर ने रिकवरी कर ली अपनी बीमारी से। देन डेथ अकर्स ड्यू टू एन अनरिलेटेड कॉज एंड देन गिफ्ट वाज मेड बिफोर इलनेस, तो बिफोर इलनेस है पहले अगर गिफ्ट किया तो वो मर्जुल मौत नहीं होगा, हिबा मारा जाएगा उसको, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये इलस्ट्रेशन है, ये देख लेना आप लोग। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, रैशनल बिहाइंड दिस डॉक्ट्रिन, तो क्या रैशनल है, क्या रीजन है इस डॉक्ट्रिन के पीछे समझ लेते हैं। प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स, तो बेसिकली मर्जुल मौत जो डॉक्ट्रिन है उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर को रोकने की कोशिश की जाती है, एज वेल एज कुरानिक एयर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, बिकॉज उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी गई है, एज वेल एज बैलेंस डोनर ऑटोनॉमी विद फैमिली राइट्स। तो जो फैमिली राइट्स हैं और डोनर ऑटोनॉमी, मतलब भाई ओनर हो आप मान लिया, पर आपकी ऑटोनॉमी इतनी भी ना हो कि वो फैमिली को इनजस्टिस कर दे, तो इसको भी बैलेंस करता है ये डॉक्ट्रिन। देन प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ, तो जो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ है उसको प्रिजर्व करता है, उसकी इंटीग्रिटी को बचा के चलता है, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो मेरिट्स क्या है, प्रिवेंट्स इनजस्टिस टू एयर्स, ऑब्वियसली हम समझ चुके हैं, फेयरनेस इंश्योर करता है, एज वेल एज
चेक्स मैनिपुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो मैनिपुलेट तो नहीं हो रही प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन, तो ये चीज भी चेक करता है। अब आओ लिमिटेशंस क्या है, मेडिकल अनसर्टेनिटी होती है भाई, पता लगे उससे पहले ही मौत हो जाए, जब तक आप मर्जुल मौत करते हैं तब तक तो हो चुका था काम। देन एविडेंशियली डिस्प्यूट्स होते हैं, बिकॉज एविडेंसेस पे केस जीतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई एविडेंसेस नहीं होते, सिर्फ ओरल या फिर रिटन ट्रांसफर हो सकता है। देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है इस चीज की, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो कंक्लूजन ये है, तो कंक्लूजन एक बार देख लेना बिफोर द एग्जाम्स, यहाँ पर हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और एज वेल एज ये यूनिट भी खत्म हो गई। तो फैमिली लॉ 2 ऑफ द सेमेस्टर नंबर 4 इज ऑल्सो ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में हम डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।